कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद सलमान आज आपके लिए लाया हूं एक नई क्लास जो कि एजीटीए और आने वाले एग्जाम, गन्ना पर्यवेक्षक और अदर स्टेट एग्जाम जितने भी होंगे सबके लिए बराबर रूप से लाभकारी होगी। और बने रहिए हमारी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पूरा मेंडल के जो नियम है, उसके जो कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। बहुत से बच्चों के बहुत सारे जो होते हैं डाउट्स होते हैं, उनको भी क्लियर करेंगे और जल्दी से जल्दी हम एक रिकैप लेंगे। ठीक है, ये एक रिवीजन क्लास है तो इसमें थोड़ा सा मैं डीप नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना आपको बताऊंगा कि मेंडल से अगर कोई भी एक या दो क्वेश्चन आते हैं तो 100% श्योर है कि आपका उसमें क्वेश्चन सही होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला तो ये होता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल का कभी कभी वो स्पेलिंग पूछ लेता है, तो आपको ग्रेगर जॉन मेंडल की स्पेलिंग अच्छे से देख लेना है। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोला जाता है। इन्होंने गार्डन पी पे काम किया, पाइसम से टाइपम पे। ओके, टर्मिनोलॉजी देख लीजिए। टर्मिनोलॉजी में मैं आपको जल्दी से जल्दी बताता रहूंगा कि क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए और किसे कहते हैं। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहां से। पहला, फैक्टर या जीन या हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स, ये क्या होते हैं? देखिए, फैक्टर या जीन या हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। देखिए, कैरीड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उनको हम फैक्टर बोलते हैं, जीन बोलते हैं, हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। फैक्टर किसने कहा था भाई? फैक्टर बोला था मेंडल ने। ठीक है, बाद में जब खोज होगी तो अच्छा ये फैक्टर ही जीन है। ठीक है, उसी को हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट कहते हो। तो क्वेश्चन आएगा, मेंडल ने क्या कहा था? जीन को फैक्टर कहा था, याद रखो। अब जैसे मॉलिक्यूलर जीन डीएनए है, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, इसका 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड, और ये 5 और 3 उल्टा होता है ना, पोलर एक्टिविटी के लिए। सॉरी, पोलर जो होता है अपोजिट होते हैं दोनों के। चलिए, जीन देखिए, जैसे मान लीजिए पूरा सीक्वेंस है, इसमें कोडान लिखे हैं ATCGCG, तो मान लीजिए स्पेसिफिक कोई कोडान यहाँ से यहाँ तक का है तो उसको हम जीन बोलेंगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक, ये क्या कर रहा है? स्पेसिफिक प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। इसमें इसके अंदर एक भाषा लिखी हुई है जो उस प्रोटीन को बनाएगा। तो पूरा डीएनए का पूरा जो धागा है उसमें मान लीजिए बीच में कोडान कोई लिखा है तो वो अमाइनो एसिड किसी प्रोटीन को बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। समझ में आ गया? तो जीन जो मॉलिक्यूलर भाषा के रूप में आपको ऐसे समझना है कि डीएनए का स्पेसिफिक जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं जीन, फैक्टर। ठीक है, जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, क्रोमोसोम पे होते हैं, आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखते हैं कि अलील्स क्या होता है। देखिए, अलील्स क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। किसकी? जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। ठीक है, तो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली क्या होता है? 2 होती हैं ये भाई, 2 ही होंगी, लेकिन मल्टीपल अलील के केस में क्या होगा? 2 से ज्यादा होंगी, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि मल्टीपल अलील्स क्या होता है। लेकिन मेंडल ने जो खोज करी थी मेनली, उसमें कहते हैं कि जीन का ही ये रूप होता है अलील, ये 2 होते हैं एक जीव में। जैसे कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये क्या है? सब ये अलील्स हैं भाई। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना कि जीन का ही रूप है अलील, जीन ही मान लीजिए अलील। 2 तरीके का, एक जीन ये हो गया, एक जीन ये हो गया, एक जीन ये हो गया, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। कुछ नहीं है, जीन ही है। ठीक है, गैमेट क्या है भाई? पॉलन हो गया, ओव्यूल हो गया, सेक्सुअल यूनिट को बोलते हैं। ठीक है भाई, पॉलन क्या है आपका? गैमेट है। ओव्यूल क्या है? गैमेट है। ये एन से इसको प्रदर्शित करते हैं, और इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? एन बराबर भाई हाफ होता है, हाफ। मतलब आपके अंदर 46 हैं, तो भाई पॉलन अगर मान लीजिए मनुष्य में 46 होते हैं तो उसके हाफ कितने हो गए? 23। तो 23 जो होगा वो किस में होगा भाई? आपके स्पर्म में होगा ना, इन केस ऑफ ह्यूमन। एंड इन केस ऑफ प्लांट तो पॉलन ओव्यूल जो हैप्लॉइड होते हैं एन होता है, तो इसीलिए बोलते हैं गैमेट। सेक्सुअल यूनिट होती है, इनको एन से प्रदर्शित करते हैं, और क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं भाई? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं अपोजिट कैरेक्टर्स को। जैसे क्या हुआ, लाल है तो सफेद भी होगा, कलर के हिसाब से देख लीजिए। अगर ऊंचा है तो छोटा भी होगा, यानी कि टॉल है तो डॉर्फ भी होगा। तो ऐसे कैरेक्टर जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा भाई, क्यों नहीं बढ़ रहा? हाँ, यहाँ आ गए हम लोग।
डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं या जीन्स? भाई डोमिनेंट मतलब क्या होगा, नाम देखिए, डोमिनेंट यानी प्रभावी, रिसेसिव अप्रभावी, जिसका कोई प्रभाव ना हो। जैसे हम बात करते हैं कि जब डोमिनेंट कैरेक्टर किसे बोलते हैं, जैसे F1 है, यानी जब दो के बीच हमने क्रॉस कर, दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हमने क्रॉस कराया, मान लीजिए ये AA है, ये जो है स्मॉल है, तो दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, क्या आएगा, कैपिटल है स्मॉल है। अब ये जो कैपिटल ए है ये प्रभावी है और स्मॉल ए जो है वो अप्रभावी या रिसेसिव है, तो प्रभाव किसका होगा, कैपिटल है, क्योंकि ये प्रभावी है तो उसको डोमिनेंट बोलते हैं। तो ये जो जनरेशन है ये F1 है, तो F1 में जिस करेक्टर का प्रभाव या फिनोटाइप दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट करेक्टर, और जिसका लक्षण छुप जाता है उसको हम रिसेसिव बोलते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों साथ में ही रहते हैं, लेकिन दिखाई केवल डोमिनेंट देता है, इसलिए उसको डोमिनेंट बोल रहे हैं। चलिए, ये समझ में आ गया। और ये भी याद रख लीजिए कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, जैसे ये कैपिटल ए यहाँ पे, या स्मॉल ए से रिसेसिव वाले को, अच्छा डोमिनेंट वाले को वाइल्ड टाइप भी बोलते हैं। वाइल्ड टाइप मतलब जो शुरुआत में थे वाइल्ड थे। रिसेसिव वाला क्या, म्यूटेंट, जिसमें बाद में वाइल्ड में म्यूटेशन हुआ प्रकृति में तो ये रिसेसिव बन गए, तो रिसेसिव वालों को म्यूटेंट टाइप भी बोलते हैं, या और डोमिनेंट वाले को वाइल्ड टाइप बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि मेंडल जो है उसने कितने कैरेक्टर को स्टडी किया था, 7 कैरेक्टर को। कभी कभी पूछ लेता तो याद रख लीजिए। एक तो देखो प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा था, तो पहला वाला टॉल जो है ड्वार्फ है, पहला वाला जो है टाल वो कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, और रिसेसिव कैसा है, ड्वार्फ होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद शेप ऑफ पॉड हो गया, पोजीशन ऑफ फ्लावर हो गया, कलर ऑफ पॉड हो गया, सीड कलर हो गया, सीड शेप हो गया, सीड कोड कलर हो गया। तो ये सारे जितने सातों के सातों कैरेक्टर, इनके नाम जरूर आप लोग याद कर लीजिए एक बार। प्लांट का स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड, सीड शेप, सीड कलर, सीड कोट कलर, बस नाम याद कर लीजिए और संख्या याद कर लीजिए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं जाता। ठीक है, जीन सिंबल। अब जीन सिंबल, जैसे जीन को दर्शाने के लिए हम जो सिस्टम यूज करते हैं वो जीन सिंबल होता है। जैसे हम कैपिटल लेटर के लिए डोमिनेंट के लिए यूज करते हैं, डोमिनेंट जीन जहां दे जाएगा वहां पे हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। स्मॉल लेटर का कहां करेंगे, जहां पे रिसेसिव जीन होगा, लाइक ये, तो ये किसके लिए करेंगे, रिसेसिव जीन के लिए करेंगे स्मॉल लेटर। दूसरा सिस्टम जो होता है वो प्लस और स्मॉल लेटर सिस्टम होता है। प्लस, ये देखिए निशान बना है प्लस का, तो प्लस वाले का वाइल्ड जीन के लिए करेंगे। वाइल्ड जीन हमने बताया ऊपर आपको कैसा होता है, ये डोमिनेंट होता है ना। ठीक है, स्मॉल लेटर म्यूटेंट। अब म्यूटेंट हमने बताया कौन सा जीन होता है, रिसेसिव वालों को ही म्यूटेंट जीन बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, दो सिस्टम है, कैपिटल और स्मॉल लेटर। जनरली ये वाला यूज किया जाता है, लेकिन ये वाला भी यूज कर लेते हैं। तो वाइल्ड जीन के लिए प्लस और स्मॉल लेटर के लिए म्यूटेंट जीन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है। ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस। होमो माने एक जैसे, हेट्रो माने अलग अलग। अब भाई कोई देखिए इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर अलील्स, किसी इंडिविजुअल में अगर एक से अलील हैं, जैसे अगर कैपिटल है तब भी ये होमोजाइगस कहलाएंगे, स्मॉल है तब भी ये होमोजाइगस कहलाएंगे। हेट्रोजाइगस डिसिमिलर, अलग अलग अलील है, जैसे कैपिटल है स्मॉल है, तो ये कैसे हो गए, ये अलग अलग हो गए, तो ये हेट्रोजाइगस हो गए। तो याद रखिए होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग अलग। ठीक है, दोनों का देख लीजिए। फिर आते हैं प्योर लाइन पे। अगर प्योर लाइन कह रहा है कि ए प्लांट विच ब्रीड ट्रू ऑन सेल्फिंग, ऐसा पौधा जिसकी अगर हम सेल्फिंग करें तो भैया वो अपने जैसी ही संतान उत्पन्न करे, बिल्कुल सेम। जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, जैसे वीट है, पैडी है, भाई अब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो अदर से तो कोई पॉलिन आ नहीं रहा है, कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो कैसे होंगे सब पौधे, प्योर लाइन होंगे। प्योर लाइन मतलब एक ऐसे पौधे जो अपनी संतान अपने जैसी उत्पन्न करें, सेम टू सेम, जिनका जीनोटाइप, जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, प्योर लाइन बोलते हैं। तो याद रखना ये किसमें पाए जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ही ये प्योर लाइन पाए जाते हैं हमेशा। क्रॉसिंग, अब क्रॉसिंग क्या होती है भैया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा दीजिए, अपने आप तोड़ कर लाइए पॉलन कहीं से और किसी फीमेल वाले प्लांट की वर्तिकाग्र पर उसको डाल दीजिए पॉलन को, तो ये जो क्रॉसिंग होगी ये आर्टिफिशियल हो जाएगी या ह्यूमन के द्वारा हो जाएगी। अच्छा, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब क्रॉसिंग भैया एक तो मोनोहाइब्रिड, नाम ही है मोनोहाइब्रिड भैया, नाम मोनोहाइब्रिड, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा हाइब्रिड जिसमें करेक्टर केवल एक ही हो, मतलब एक ही जीन या एक ही करेक्टर के लिए जिसमें क्रॉस कराया गया हो। भैया हमने केवल हाइट ले ली, बस हमें मतलब केवल हाइट से है। हमने क्या किया, एक छोटा प्लांट लिया,
एक हमने लंबा लिया, एक टॉल लिया और एक स्मॉल लिया, आप इन दोनों के बीच क्रॉस करा दीजिए तो पहली पीढ़ी में तो भैया मेंडल के हिसाब से तो टॉल ही मिलेंगे, तो F1 में टॉल मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम क्रॉस केवल एक लक्षण के लिए या एक जीन के लिए करते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक। भैया फिनोटिपिक रेशियो मतलब फिनोटाइप का मतलब क्या हो गया, जो हमें दिखे बाहर से कैसा प्राणी या पौधा है, जो बाहर से उसका कैरेक्टर लंबा है, छोटा है, कलर कैसा है, ये फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप का मतलब हो गया अंदर से वो कैसा है, हेट्रोजाइगस है, जैसे ऊपर देखिए हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, ठीक है, इन दोनों में से क्या है तो वो होता है जीनोटाइप। तो फिनोटाइप का रेशियो एक लक्षण के लिए मोनोहाइब्रिड के क्रॉस में कैसा होगा, 3:1 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि 3 पौधे और 1 पौधे 4 पौधे होंगे, तो फिनोटाइपिक रेशियो में 3:1 हो गया। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, तो ये रेशियो जरूर याद कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्रॉस होता है डाई हाइब्रिड, डाई माने 2, हाइब्रिड माने हाइब्रिड। ऐसा हाइब्रिड जिसमें 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया गया हो उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड। तो भैया इसका फिनोटाइपिक रेशियो देख लीजिए 9:3:3:1, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। जीनोटाइपिक रेशियो 1:4:6:4:1, पहले सीधा फिर वही से ही उल्टा कर दिया, तो ये आपको याद हो गया। तो ये दोनों के मोनो के और डाई हाइब्रिड के रेशियो जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से मैचिंग वचिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्रॉस होता है पॉली। पॉली मतलब जहां 2 से ज्यादा लक्षणों के लिए क्रॉस कराया जाए, तो भैया 3 या ज्यादा जीन होंगे उसमें, तो ठीक है, कोई ज्यादा इतना कठिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डायरेक्ट क्रॉस क्या होता है। भैया डायरेक्ट क्रॉस का मतलब ये हो गया कि जो नॉर्मल क्रॉस होते हैं, भैया हम पहले जो पौधा एक ले रहे हैं वो फीमेल की तरह यूज करेंगे हमेशा। ब्रीडिंग में देखना, जो पहला पौधा होगा पेरेंट होगा उसको हम फीमेल की तरह यूज करेंगे, जो दूसरा पौधा होगा उसको मेल के रूप में यूज करेंगे। ये तो डायरेक्ट या नॉर्मल क्रॉस कहलाता है। दूसरा क्रॉस कहलाता है रेसिप्रोकल, यानी उल्टा कर दीजिए दोनों का ऑर्डर, जो मेल यूज करा था उसको फीमेल बना दीजिए। पहला बी वाला देखिए फीमेल बन गया और ए वाला मेल बन गया, तो उल्टा कर दिया हमने मेल फीमेल को, तो ऐसे इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रिवर्स कर दिया ऑर्डर को, ठीक है, पेरेंट्स को रिवर्स कर दिया। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बैक क्रॉस, नाम ही है देखो बैक क्रॉस, कि उल्टा कर देना फिर से क्रॉस को। तो पहले हमने एग्जांपल समझ लेते हैं कि देखिए रेड वाला ये प्लांट है, इसका जीनोटाइप कैपिटल आर, व्हाइट वाला स्मॉल आर, दोनों के बीच क्रॉस करा। F1 में हमें क्या मिला, एक आर इधर से आया, स्मॉल आर इधर से आया, तो ये रेड ही मिलेगा, क्योंकि प्रभावी लक्षण ही तो अपने आपको F1 में दिखाएगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर रेड मिल गया। अब इस जो हमें F1 मिली संतति, इसका हमने बैक क्रॉस करा दिया, चाहे इसके व्हाइट पेरेंट, भाई इसके ऊपर वाले जो पेरेंट है, अब चाहे आप व्हाइट से करा दीजिए चाहे इसके रेड से करा दीजिए, भाई किसी भी पेरेंट से जब हम F1 का क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। देखिए लिखा भी है द क्रॉसिंग ऑफ F1 विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट से आप करा दीजिए तो ये कहलाएगा बैक क्रॉस। समझ में आ गया कि F1 का उसके किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराने को हम बोलते हैं बैक क्रॉस। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर बोल रहा हूँ, सॉरी। टेस्ट क्रॉस, अब देखिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है। भैया बैक क्रॉस को ही टेस्ट क्रॉस बोल सकते हो, लेकिन ये प्रकार तो भाई बैक क्रॉस का ही है, इसी का प्रकार है ये। तो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज टेस्ट कर रहे हैं हम, लेकिन वो क्या कर रहे हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये जान लीजिए टेस्ट क्रॉस होता क्या है। क्रॉसिंग ऑफ F1 विद इट्स रिसेसिव पेरेंट, भाई वहां पे हम क्या कर रहे थे बैक क्रॉस में कि किसी भी पेरेंट से करा दे रहे थे F1 का क्रॉस, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल हम यहाँ रिसेसिव वाला कौन है, ये स्मॉल आर व्हाइट वाला। तो जब हम F1 का क्रॉस जो आया है उसके रिसेसिव पेरेंट से कर देते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। इसको देखिए डोमिनेंट वाले से नहीं करेंगे भाई, ठीक है, ये याद रखना। तो बैक क्रॉस तो किसी से भी कर दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट क्रॉस केवल हम रिसेसिव वाले से करेंगे, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में देखो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा सिंगल जीन के लिए। अगर डबल जीन की बात आएगी तो भैया 4 हो जाएंगे 1:1, तो ये याद है, डबल जीन के लिए 4 बार 1 और सिंगल जीन के लिए 2 बार 1। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, फिनोटाइप किसे बोलते हैं। भैया हमने बताया था ना, जो विजुअल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप देख सकते हो किसी प्राणी में, पौधों में, किसी भी, जैसे मैं कैसा दिखता हूँ, लंबा हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, मेरी आंखें किस रंग की हैं, बाल किस कलर के हैं, तो ये क्या विजुअल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, कलर है, हाइट है, शेप है, ये फिनोटाइप बोलते हैं। और फिनोटाइप बनता किससे मिला कर, तो जीनोटाइप और एनवायरनमेंट को जब आपस में मिला दोगे तभी तो फिनोटाइप निकल के आएगा। भाई आपके अंदर जो डीएनए है और आप जिस जगह पे रहते हो तो वहां का भूगोल भी तो आपको प्रभावित करेगा। चाइना वालों की नाक कैसी होती है, अमेरिका वाले का रंग कैसा होता है, तो भैया वो अच्छे देशों में रह रहे हैं, अच्छे देश मतलब हमारा भी तो अच्छा ही है, लेकिन
वहाँ पे देखिए मान लीजिए ठंड पड़ रही है तो वहाँ पे लोग गोरे हो रहे हैं कि भैया गर्मी देखने को नहीं मिल रही, इन्वायरमेंटल इफेक्ट है ना, तो उनके जीनोटाइप के डीएनए को बदल दिया, तो वो दिखने में कैसे हो गए, गोरे हो गए। तो फिनोटाइप में दो चीजें हमेशा याद रखना है कि एक तो जीनोटाइप होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, तो ये बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा जीनोटाइप, भैया जेनेटिक मेकअप डीएनए कैसा है, तुम होमोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस हो, रिसेसिव हो, ये क्या कहलाता है, जीनोटाइप। तो ये अंदर की बात हो गई, ये आपको दिखता नहीं है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंडल के नियम कौन से थे, भैया दो नियम थे। पहला नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखिए नाम में लिखा है सेग्रीगेशन, अलग अलग होना, पृथक कण का नियम। तो कह क्या रहे हैं कि एलील्स या जीन सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, पास ऑन टू डिफरेंट गैमेट्स इन इक्वल नंबर। अभी समझ में नहीं आया होगा, आप समझाएंगे आपको एग्जाम्पल के थ्रू, तो एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने दो पौधे लिए या पेरेंट्स लिए, एक तो रेड फ्लावर का था, इसका जो देखिए जीनोटाइप आर आर कैपिटल आर आर, एक वाइट फ्लावर था, इसका स्मॉल आर स्मॉल आर। अब दोनों के बीच क्रॉस करा तो भैया नाम तो आपने सुना ही होगा ना, हमने पहले ही बताया है कि ये मिलेगा जो आपको कैपिटल वाला जो है डोमिनेंट वाला अपने आप को दिखाएगा, यानी रेड ही आएगा ना, ये वाला ही आ जाएगा दिखने में, फिनोटाइप रेड ही होगा। लेकिन आया तो स्मॉल वाला भी है, लेकिन अपने आप को दिखा नहीं पा रहा क्योंकि वो रिसेसिव है, आप प्रभावी है, डोमिनेंट वाले ने इसको छुपा दिया, लेकिन रह साथ में रहा है। अब क्या हुआ, F1 में तो आपको ये मिल गया। तो मेंडल का पहला नियम कहता है, यहीं से नियम शुरू होता है F1 से ही, कि जब दो गैमेट या दो एलील साथ साथ में F1 में आती हैं तो बराबर रहती हैं, एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए, कंटामिनेटेड करे हुए, यानी दूषित किए हुए। ये अलग रह रही है, अलग रही, लेकिन प्रभाव किसका है, आर कैपिटल आर का है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इस पौधे में या इस जनरेशन में जब गैमेट बनेंगी, पॉलन बनेगा, फूल आएगा, उसके बाद अब दूसरी जनरेशन आएगी F2 मतलब दूसरी जनरेशन, तो गैमेट बनेगी। अब गैमेट बनाना मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि गैमेट कैसे बनाया था। देखिए एक ऊपर वाली लाइन में लेते हैं हम मेल, जे वाली लाइन में हम क्या लिया, मेल ले लिया, नीचे वाली लाइन में फीमेल ले लिया। अब ये इसका गैमेट आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दो प्लांट है, नीचे भी फीमेल के भी दो प्लांट है। अब देखिए ये दोनों बराबर बराबर नंबर में गए ना भाई, जे ना एक देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कोई ज्यादा या कम नहीं है, बराबर मात्रा में है। तो ये नियम ये कहता है कि जब F1 में दोनों एलील साथ साथ रहते हैं और जब गैमेट बनती है तो दूसरी जनरेशन में ये बराबर अनुपात में जाते हैं। बराबर अनुपात है भाई, इनका दोनों का बराबर ही है ना, ठीक है। तो यही कहता है नियम सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन माने अलग होना। F1 में ये अलग अलग हो गए, अभी तक तो साथ में आए, लेकिन यहाँ पे जाके ये अलग अलग हो गए, लेकिन बराबर मात्रा में। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तुम्हें यही सिखाता है। तो भैया जो साथ में रहे लेकिन एक दूसरे को इन्होंने प्रभावित नहीं किया, तो इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब भैया इन्होंने प्योरिटी, शुद्धता बनाए रखी ना अपनी, ये अशुद्ध नहीं हुए, साथ में रहते हुए शुद्ध हुए, तो इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ही बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण के नियम को गैमेट या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोला जाता है। ये याद रखना भैया, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन, इनका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 बता दिया, मोनोहाइब्रिड के केस वाला है क्योंकि एक ही लक्षण था वहां भी यहाँ भी। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, दिखने वाला का ये अनुपात होगा 3:1 होगा। और तो दिखने वाले का 3:1 कैसे है, अब देखो जो दिखने वाला है वो कैपिटल आर आर, देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ भी डोमिनेंट होगा, यहाँ भी डोमिनेंट होगा, ठीक है, यहाँ भी तीनों में डोमिनेंट होगा। तो डोमिनेंट दिखने वाले जो रेड फ्लावर है वो कितने हो गए, 3 हो गए ना भैया। और एक केवल बेचारा ये होगा, केवल ये होमोजाइगस में ही अपने आप को दिखा पाएगा कि हम वाइट हैं, क्योंकि जिनके ये साथ रह रहा था अभी तक वो नहीं यहाँ पे है, तो एक ही अनुपात होगा इसका। तो 3:1 में आएगा ये इस तरीके से। और जीनोटाइपिक रेशियो देखने का तरीका ये है कि आप होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और रिसेसिव देख लो। अब देखो होमोजाइगस वाले कितने हैं इसमें, देखो कैपिटल आर एक ही है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 होंगे, एक जे है एक जे है, तो ये 2 हो गए, और एक ये लास्ट वाला बच गया, ये लास्ट में इधर आ गया। समझ गए जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो कैसे देखा जाता है। तो ये रेशियो फिलहाल के लिए आप लोग याद रखिए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने बता दिया कि भाई अलग अलग हो रहे हैं F1 में आके, दोनों बराबर बराबर मात्रा में जा रहे हैं अनुपात में, तो यही होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को बोलते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देखिए दूसरा नियम है ये मेंडल का, और इस नियम में कुछ ज्यादा नहीं है, बस सेम है, नियम बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग थलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे वहां पे एक कैरेक्टर था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, यहाँ पे 2 हैं, 2 पेयर्स हैं या 2 जीन हैं।
कह रहा है कि तब दो जीन जो है F1 में जाते हैं साथ साथ में, तो दोनों अपना अपना अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव डोमिनेंट वाला रखते हैं। भाई वहां तो एक ही लक्षण था, वो अपना प्रभाव रख रहा था, लेकिन यहाँ पे दो लक्षण हैं, दो जीन की बात हो रही है। एक तो येलो, तो भैया देखो पीला रंग हो गया, राउंड मतलब उसका बीज का आकार हो गया, पीला बीज है उसका आकार जो है गोल है, ये तो प्रभावी हो गया। दूसरा ग्रीन और रिंकल माने होता है मतलब झुर्रीदार, ग्रीन माने हरा, तो एक तो ये झुर्रीदार और हरा हो गया, तो ये रिसेसिव हो गया, ये डोमिनेंट हो गया। तो भैया F1 में जब क्रॉस करा तो हमें तो येलो राउंड मिलेगा पहला वाला, क्योंकि प्रभावी होगा, वही तो अपने आप को फिनोटाइपिक रूप से दिखा पाएगा। चलिए दो लक्षण आ गए साथ में, ये चेकरबोर्ड होता है। अब गैमेट कैसे बनी है, बराबर बनी है, जितनी ऊपर मेल की बनी उतनी फीमेल की बनी, दोनों क्रॉस करा दीजिए। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझने वाली ये है, जीनोटाइपिक रेशियो 1 4 6 4 1, तो वो तो आप देख के बता सकते हैं कि देखिए एक केवल ये वाला ही है, कैपिटल वाई कैपिटल R कैपिटल केवल एक ही है। 4 देखिए ऐसे वाले होंगे, तो ये ढूंढेंगे तो आप मिल जाएंगे। तो फिलहाल रेशियो याद कर लीजिए 1 4 6 4 1, और फिनोटाइपिक रेशियो 9 3 3 1 नॉर्मल है ये दो लक्षणों के लिए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब क्या है कि रीजंस क्या थे, क्या कारण थे भाई कि मेंडल जो था भाई सक्सेस हो गया, बाकी लोग सक्सेस क्यों नहीं, उससे पहले भी तो लोगों ने काम किया नहीं सक्सेस हुआ, लेकिन मेंडल सक्सेस हो गया। तो पहला था उन्हें प्रॉपर मेंटेन किया था रिकॉर्ड को, अरे बराबर रख रहा था सूचना, सारे रजिस्टर थे उसके पास, देखा उनने अरे यार ये जनरेशन चल रही है, इतने पौधे हैं मेरे पास, तो सारे रिकॉर्ड थे उसके पास। दूसरा उनने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को स्टडी किया। बहुत से लोग पहले वाले थे पूरे प्लांट को कर रहे हैं कि ये शाखाएं हैं, ये हाइट है, ये इसका बीज का रंग है, तो वो फेल हो गया भाई, इतने लक्षणों को मेंटेन कैसे करेगा। मेंडल चालाक था, उन्होंने कहा भाई मैं एक बार में केवल हाइट लूंगा, हाइट कैरेक्टर हाइट है, उन्होंने कहा अगली बार मैं केवल कलर लूंगा। तो वो क्या कर रहा था, चालाकी दिखा रहा था ना, एक एक कैरेक्टर का जो ऑब्जर्वेशन है वो इजी है। अब पहले वाले बंदे जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, वो पूरे प्लांट को एक साथ स्टडी कर रहे थे, उनके लिए कठिन हो गया भाई, सूचनाएं रखना बनाना सब कठिन था। इंडिविजुअल प्लांट का कैरेक्टर जो था स्टडी कर रहा था कौन, मेंडल कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे बात आती है चॉइस ऑफ मटेरियल की। मेंडल ने जो मटेरियल चूज किया ना वो कैसा था भाई, गार्डन पी को चूज किया उनने, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब गार्डन पी यानी पाइजम से टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन है, जल्दी भाई इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, तो समय भी कम लगता है, ऊपर से सेल्फ पॉलिनेटेड है, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट पाए जाते, तो इमस्कुलेशन या विपुंसीकरण करने में, हाइब्रिडाइजेशन करने में आसानी होती थी, इजी इमस्कुलेशन बताया ना, देखो हर्माफ्रोडाइट भैया वो मेल फीमेल एक ही में थे। चलिए तो ये जो उन्होंने मटेरियल चूज किया बहुत ही लकी साबित हुआ उसके लिए। अब चौथा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी। भाई उन्होंने प्योरिटी को मेंटेन किया। भाई वो क्या करता था, जो पेरेंट्स लेता था ना वो बिल्कुल ट्रू लेता था, मतलब कैपिटल ए एक पेरेंट हो गया, स्मॉल ए हो गया, तो भाई ये देखो ना इन दोनों में सेम है ना, होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस। अगर चाहता तो वो कैपिटल ए स्मॉल ए लेता तो भाई रिजल्ट मिलने में दिक्कत आती, लेकिन क्या किया उन्होंने, होमोजाइगस पेरेंट लिए जो ट्रू ब्रीड करते थे, एक जैसे प्लांट अपने प्रोड्यूस करते थे, तो उसको पहचानने में आसानी हो गई, ठीक है, और एडमिक्सचर या मिक्सचर भी नहीं हुआ उसका, तो कंटामिनेशन के चांस बिल्कुल जीरो थे, तो उन्होंने प्योरिटी को मेंटेन किया। दूसरा नॉलेज ऑफ शॉर्ट फॉल्स ऑफ अर्ली वर्कर। पहले वाले जो लोग काम कर गए उनकी जो भैया फेलियर था उसकी उन्हें जांच पड़ताल करी, स्टडी करी, कई यार ये लोग फेल क्यों हुए, तो उन्हें स्टडी करा, अच्छा ये कमियां रही, तो उन्हें उनकी नॉलेज उसे थी। नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिकल बैकग्राउंड। देखिए भैया जो मेंडल था ना वो मैथ का और फिजिक्स का बहुत अच्छा ज्ञाता था, तो उसने क्या किया भाई, रेशियो जो आते थे कि 3 अनुपात 1 अनुपात 1, तो ये बहुत सारे प्लांट वो करता था, एक थोड़ी कि एक ही प्लांट कर लिया, बहुत सारे 1000 2000 प्लांट का, तो उसमें रेशियो की जरूरत पड़ती थी, फ्रीक्वेंसी की, तो कहीं ना कहीं उसका जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड था उसके बहुत काम आ गया वो। लास्ट क्या है, प्रॉपर चॉइस ऑफ कैरेक्टर। अब उसने क्या किया, ऐसे कैरेक्टर को चूज किया जो क्वालिटेटिव नेचर था, जिनका मतलब जिसमें डिसकंटिन्यूएशन वेरिएशन पाई जा रही है। अब आप समझोगे नहीं इसको, मैं समझाता हूं आपको कि जो उन्होंने कैरेक्टर लिया वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर कौन से होते हैं भैया, ऐसे कैरेक्टर जिसपे इन्वायरमेंट का इफेक्ट जीरो है, बिल्कुल है ही नहीं, मतलब जैसे थे चाहे वो तुम सर्दी में होगा गर्मी में होगा उसके ऊपर कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, वो बोलते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टर। दूसरे तरीके से समझो, अगर एक पौधा है तो वो या तो टॉल होगा या तो वो बिल्कुल डॉर्फ होगा, ठीक है, बीच वाले नहीं होगा कि मीडियम आकार का हो जाए उससे थोड़ा बड़ा हो जाए, नहीं। अगर कोई पौधा 10 मीटर हाइट का है तो जो सबसे लंबा वाला है और सबसे छोटा वाला है उसकी हाइट है 5 मीटर, ये ड्वार्फ वाला है।
तो इन दोनों के बीच में 8 मीटर 7 मीटर 6 मीटर ये पौधा नहीं पाया जाएगा। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव करेक्टर, ऐसे करेक्टर जो जिन पे इन्वायरमेंट का असर ना हो, डिसकंटिन्यूस मतलब वेरिएशन ना पाई जाए जिनमें, और जिनमें वेरिएशन पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं क्वांटिटेटिव करेक्टर। तो वो अलग है, लेकिन मेंडल ने जो क्वालिटेटिव करेक्टर को चूज किया, तो याद रखना मेंडल ने जो करेक्टर चूज किया वो कैसे थे, क्वालिटेटिव थे, जिनमें या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, बीच का कुछ नहीं है भाई। पता चला हाँ लंबा है तो छोटा है, फिर उससे छोटा है, उससे छोटा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है। चलिए अब कहते हैं रीजन क्या थे मेंडल के काम को ओवरलुक करने के लिए, उस पर ध्यान नहीं दिया लोगों ने बहुत सालों तक। भाई मेंडल मर गए 84 में, 1884 में, और उनकी मौत के 36 या 34 साल के बाद उनके लोगों ने सर्च किया कि अरे यार मेंडल तो बढ़िया थे, लेकिन क्या रीजन थे जो मेंडल के काम को लोगों ने अवॉइड किया उस समय, देखते हैं। भैया जब मेंडल काम कर चुके थे पाइसम सडाइवम पे, उन्हें पता चल गया अरे यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कुछ साइंटिस्ट थे जो सीनियर थे, उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे, इसको साले को नीचे गिराते हैं, सॉरी इसको नीचे करते हैं आओ बेटा लो। उनके एक प्रोफेसर थे सीवी नगेली, उन्होंने कहा लो हॉकवीड लो, ये एक पौधा हिरेसियम जिसे बोला जाता है, तुमने पाइसम सटाइवम पे जो काम किया ना इस पे सिद्ध करके दिखाओ मैं। अब मेंडल ने कहा लो अभी कर देते हैं, ग्रो करा, नियम लगाए, लेकिन क्या हुआ, फेल हो गए। भैया फेल क्यों हो गए, भाई मटर की तरह उसमें कुछ थोड़ी था, उसमें मटर में मियोसिस हो रही, क्रॉस मतलब सारा कुछ हो रहा था, माइटोसिस मियोसिस, यहाँ क्या था डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस थी, किसमें हॉकवीड में। भाई पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जिसमें फर्टिलाइजेशन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर कुछ नहीं होगा ना, जैसा प्लांट मदर प्लांट है वैसे ही होगा, तो वेरिएशन तो आई नहीं। अब जब वेरिएशन नहीं है तो भैया करेक्टर कैसे बनेंगे तुम बताओ, जब वेरिएशन नहीं है तो करेक्टर नहीं बनेंगे। अब फेल हो गया मेंडल साहब, तो उन्होंने कहा अरे यार तुम तो सिद्धि नहीं करवाया, लो बेकार हो तुम, तो मेंडल निराश हो गए, कहा छोड़ो यार अब हम नहीं करेंगे रिसर्च तो सच कुछ छोड़ो। दूसरा क्या था रीजन, दूसरा रीजन ये था कि मेंडल का जो बैकग्राउंड था वो मैथमेटिक्स का था। भैया मैथमेटिक्स था, अब उस समय के साइंटिस्ट थे, हमने कहा अरे मैथ का क्या काम है इसमें, बायोलॉजी में मैथ बेकार है, हम नहीं समझते इस चीज को, हमें खुद नहीं आती मैथ, तो भैया मेंडल को अवॉइड कर दिया उन लोगों ने। नेक्स्ट क्या है, उस समय जो साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन था, लैब वूब है, आज के ज़माने में जो हम जो सूक्ष्मदर्शी वगैरह से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख लेते हैं चीज़ों को, अरे यार ये मियोसिस हो रही है, ये मेटाफेज प्रोफेज चल रही है, उस समय साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल जीरो थी, डेवलपमेंट चल रहा था। तो भाई उस तरीके से भी मेंडल जो थे यार प्रूव नहीं कर पाए कि यहाँ पे मियोसिस हो रही है या माइटोसिस हो रही है, ये क्रोमोसोम देखिए कैसे सेपरेट हो रहा है दूसरे से, तो दिक्कत थी ना। चलिए अब क्या हुआ कि मेंडल के जो नियम उन्होंने दिए थे दो, उसके अलावा उनको दरकिनार कर दिया कि भाई बाद में ये हो गया कि यार साइंस ने डेवलपमेंट किया, विकास किया, अब लोगों को पता चला कि यार जो मेंडल ने कहा वो पूरी तरीके से सत्य नहीं था, कुछ चीज़ें और भी निकली ना जो नियम को उसके फॉलो नहीं कर रही थी, मेंडल के नियम को फॉलो नहीं कर रही थी, वो क्या क्या थी। पहला तो उसमें से एक अप्रोच या एक कॉन्सेप्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल ने कहा कंप्लीट डोमिनेंस, भाई जो F1 में आया है वो अपने आप को पूरी तरीके से शो करेगा, जो F1 में आया है वो डोमिनेंट करेक्टर पेरेंट्स में से ही अपने आप को शो करेगा। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या हुआ कि अरे यार पेरेंट्स हमने लिया रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, भाई रेड फ्लावर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पिंक आ गया, अरे यार मेंडल का नियम तो फेल हो गया। अब क्या हुआ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के चक्कर में क्या हुआ कि दोनों में से इन दोनों ने क्या किया, आपस में ब्लेंड हो गए, और एक तीसरा जो फिनोटाइप था वो प्रोड्यूस कर दिया पिंक वाला। भाई पिंक तो ऊपर था ही नहीं, आना तो रेड चाहिए था, पिंक कैसे आ गया। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है, मेंडल के नियम को फॉलो नहीं किया। अच्छा इसको दोबारा F2 में ग्रो करा तो देखा क्या 1:2:1 मिला। अब मेंडल का क्या अनुपात था भाई, 3:1 था, भाई 3:1 था क्योंकि 3 लाल थे, एक जो था वो ग्रीन था। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक तो लाल है, 2 पिंक हो गए, एक जो है वाइट हो गया। अब क्या हो गया, अनुपात चेंज हो गया। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वो रेशियो पूछता है फिनोटाइपिक, तो आप बताओगे 1:2:1, याद रहेगा, वेरी गुड, याद रहेगा आप लोग को, बहुत होशियार वाला को यार। चलिए प्लांट का क्या नाम था जिसपे ये करा गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट, 4 बजे का पौधा। अब 4 बजे क्या होता है भाई ये पढ़ लेना आप लोग, हमें तो यार तब पता नहीं है, 4 बजे ये हो सकता है भैया ये इसमें पॉलिनेशन उलिनेशन होता हो। तो मिराबिलिस जलापा में इसका भाई स्टडी करी गई थी, किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। देखो ये कह रहा है कि बोथ एलील्स इन F1 हैविंग देयर इफेक्ट बाय ब्लेंडिंग, दोनों एलील जो हैं यहाँ पर आपस में मिल गए, तभी तो तीसरा कलर आ गया, तो ब्लेंड हो गए भैया, तभी तो इफेक्ट आया। चलिए समझ गए आप लोग, होशियार हो, आगे बढ़ते हैं।
अब दूसरी अप्रोच जो मेंडल से हटके थी वो थी कोडोमिनेंस। क्या थी? कोडोमिनेंस। को माने बराबर, डोमिनेंस माने डोमिनेंस, बराबर बराबर डोमिनेंस जो रखता है वो कोडोमिनेंस है। बोथ एलील्स, दोनों एलील्स हैविंग देयर फिनोटाइपिक इफेक्ट सेपरेटली, दोनों का अपना अपना इफेक्ट होगा। ये ग्रीन है तो ये वाइट है, तो दोनों के बीच बाउंड्री है लेकिन दोनों साथ में आए हैं। ये नहीं है कि ब्लेंड हो गए थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह, ये दोनों आएंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप समझ लेना, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, तो ये एग्जांपल पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा दूसरा समझिए तो गाय है कोई, उस पर टिप्पे पड़ जाते हैं, लाल फिर सफेद फिर लाल फिर सफेद, तो ये क्या है? कोडोमिनेंस है ना, दोनों का अपना अपना प्रभाव है, दिख रहे हैं दोनों लेकिन ब्लेंड नहीं हुए। चलिए, मल्टीपल एलील्स क्या होता है? मल्टीपल माने क्या होता है? बहुत सारे एलील्स। तो हमने तो मेंडल ने तो भैया हमें ये बताया कि जो नॉर्मल एलील होता है उसकी कितनी फॉर्म होती हैं? 2 ही होती हैं, लेकिन ये कह रहे हैं ए जीन हैज मोर देन 2 एलील्स, एक ही जीन के 2 से अधिक जब एलील होते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील्स का केस। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, दोनों का देखिए कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स का दोनों का एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। तो ये याद रहेगा आप लोग को, वेरी गुड, याद रहेगा। लिंकेज पे चलते हैं। लिंकेज माने क्या? जुड़ाव, जुड़ना एक दूसरे के साथ। तो ऐसी प्रवृत्ति या टेंडेंसी जीन की जो साथ में रहने की होती है ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जीन जा रहे हैं तो भैया वो साथ में दोस्ती कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार दोस्ती कर लेते हैं हम लोग यार अगली पीढ़ी में जब जाएंगे संतान के अंदर तो एक साथ में जाएंगे यार प्रोजनी में। तो इसको, इस घटना को बोलते हैं लिंकेज। मेंडल ने कहा अरे नहीं ये जीन है तो अकेले जाएगा, मेंडल तो यही कह रहे थे भैया, लेकिन जब खोज हुई तो उन्होंने देखा यार ये 2 जीन है क्रोमोसोम पे, ये क्या कर रहे हैं अगली पीढ़ी में दोनों बेचारे साथ साथ जा रहे हैं, दोस्ती होगी ना, लिंकेज। तो इसी को बोलते हैं कि दोनों जीन की जो प्रवृत्ति होती है अगली पीढ़ी में साथ साथ जाने की, उसको बोलते हैं लिंकेज। लिंकेज क्या? दोस्ती है। ठीक है, 2 जीन के बीच की। आप कह रहे हैं कि देखो बेटसन एंड पुनेट ने सबसे पहले पी में, गार्डन पी में 1906 में इसकी खोज करी थी। और ये पूछा जाता है ना, प्लांट में बेटसन पनेट और हचिनसन ने मेज में करी, तो ऑप्शन आ जाएगा मेज में करने की तो हचिनसन लगाएंगे, सबसे पहले कितने करी? बेटसन पनेट ने करी, तो ये भी ऑप्शन में तो ये लगा देना प्लांट में। जीवों में कितने जंतुओं में करी? तो मॉर्गन ने करी थी, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में 1910 में करी, तो ये है तो ये कर देना, दोनों पता चल गई आपको अब तो। फिर हम बात करते हैं लेथल जीन्स। लेथल माने मारने वाले यार, हानिकारक यार, जान लेते हैं जो यार, ऐसे जीन जो डेथ कर देते हैं अपने करियर की, जिसके साथ में वो होते हैं ना होमोजाइगस कंडीशन में होंगे लेकिन हेटेरोजाइगस में इसमें नहीं होंगे, इसमें जब होंगे ऐसे या ऐसे तभी मारेंगे, इसमें नहीं मारेंगे। समझ गए? ऐसे जीन जो अपने करियर की या अपने साथ वाले इंसान की डेथ कर देते हैं, मृत्यु कर देते हैं जब वो होमोजाइगस स्टेज में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेथल जीन। इनका जो नॉर्मल सेग्रीगेशन हमने पढ़ा था 3:1 होता है भाई मेंडल वाला, लेकिन जो मॉडिफाइड हो गया क्या हो जाता है 2:1, यानी कि एक प्लांट जो था वो मर गया, तभी तो 3:1 की जगह 2:1 आ गया। तो कहने का मतलब ये है, इसका जो एग्जाम्पल येलो कोट कलर इन माइज ये पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्या है? जीन इंटरेक्शन, इसकी वजह से दिख नहीं रहा, यहाँ पे जीन इंटरेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, जीन, देखिए जीन इंटरेक्शन। ओके, जीन इंटरेक्शन क्या होता है बच्चों? भाई मेंडल कह रहे हैं कि ये जीन यहाँ पे है, दूसरे क्रोमोसोम पे ये दूसरा जीन है, तो ये तो स्वतंत्र है ना, ये इसका प्रभाव अलग, इसका अलग। लेकिन जीन इंटरेक्शन ने क्या कहा? जो जीन यहाँ पे है और जो जीन यहाँ पे, ये दोनों आपस में मिलके जो एक करेक्टर को डेवलप करने में ये दोनों जीन जरूरी हैं, ये अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। ये जब होगा तो काम होगा इन दोनों का। लेकिन ये स्पेशल केस है ना जीन इंटरेक्शन का। मेंडल ने जो किया था वो भाई अलग अलग था कि भाई एक जीन अलग है, दूसरा अलग अपना प्रभाव डाल रहा है। तो मेंडल का तो सही था सिस्टम, लेकिन भाई दिक्कत हो गई बाद में कि ये कॉन्सेप्ट निकल के आ गए। कह रहे हैं कि 2 डिफरेंट जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, 2 जीन जो 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं वो कैरेक्टर को, एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं साथ साथ में। भाई दोनों करेंगे इफेक्ट, जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे, ये दोनों मिलकर एक कैरेक्टर को गवर्न करेंगे। ठीक है, तभी वो कैरेक्टर अपने आप को प्रदर्शित होगा, वरना नहीं होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं जो मैं आगे आपको क्लास दूंगा, तो उसमें बताऊंगा कि जीन इंटरेक्शन के, जो मैंने 2 लिख दिए केवल। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन 9:3:4 इसका अनुपात होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का 9:7। तो सप्लीमेंट्री में देखिए, सप्लीमेंट्री नाम भी थोड़ा बड़ा है, सप्लीमेंट्री 9:3:4। कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट दे दिया, 2 लोग थे भाई कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, भाई 2 लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया। सप्लीमेंट्री में क्या किया हमने, 3 कॉपी भर दी, 9:3:4। ठीक है, तो ये याद रहेगा आप लोगों को आई थिंक। चलिए, प्लेयोट्रॉपिक जीन इफेक्ट्स क्या होता है? देखिए
मेंडल ने क्या कहा, एक जीन एक ही करेक्टर को करेगा, लेकिन यहाँ क्या हो गया कि वन जीन गवर्न द एक्सप्रेशन ऑफ टू और मोर करेक्टर, कि एक ही जीन है, देखिए ये हाइट कलर से 3 करेक्टर या 4 करेक्टर या उससे ज्यादा करेक्टर को गवर्न कर रहा है, तो इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट्स। एक ही जीन के जब एक से अधिक करेक्टर को गवर्न करता है तो उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट। ठीक है, याद रहेगा। पॉलीजीन्स क्या होते हैं, पॉली माने बहुत सारे, जीन्स माने जीन। अब ये प्लियोट्रॉपिक का जस्ट उल्टा है, यहाँ पे क्या है कि एक करेक्टर, ये देखिए हाइट है, अब ये कई सारे जीन्स के द्वारा गवर्न हो रहा है। भाई इसमें 3 जीन लग के काम कर रहे हैं तब जाके हाइट मिल रही है। सोच रहे हो, मतलब कई सारे जीन बेचारे आपस में मिलकर काम है। देखिए व्हेन वन करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई 2 और मोर जीन्स, जब एक ही करेक्टर 2 या 2 से अधिक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है तो उसको पॉलीजीन्स बोलते हैं। पॉलीजीन्स मतलब बहुत सारे जीन्स एक ही करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है, देखिए इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स का मतलब हो गया है कि जो जीनोटाइप होता है, अभी मैंने पीछे ही पढ़ाया है कि भाई आप कैसे दिखते हैं, ये आपका जीनोटाइप तो है ही है, साथ में इन्वायरमेंट आपका कैसा है। मतलब जैसे प्लांट हो गया, आप प्लांट को अब किसी खेत में लगाना है तो वहाँ उस एरिया की जलवायु कैसी है, उस एरिया की मिट्टी भौगोलिक स्थिति कैसी, उर्वरता कैसी है, वायु कैसी है, वर्षा कैसी है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो है उसके जीनोटाइप को दर्शाता है। भाई आप मान लीजिए पानी बरस जाए तो क्या होगा, फसल खत्म हो जाएगी, तो फिनोटाइप क्या होगा, पौधे छोटे रह जाएंगे या सड़ जाएंगे, तो फिनोटाइप चेंज हो गया ना, हो गया। तो कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट जो होता है वो फिनोटाइप पे पड़ता है। फिनोटाइप बराबर क्या होता है, जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट। ये याद रखना, ये पूरा फार्मूला है, फिनोटाइप बराबर जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट। जॉनसन ने सबसे पहले इसको बताया था और टर्म दिया था जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये क्वेश्चन आता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म किसने दिया, तो ये दिया था जॉनसन ने दिया था। जब पॉलीजीन्स की जो कॉन्सेप्ट है वो निल्सन एहले ने दिया था। ठीक है, ये ऊपर बताना भूल गया, निल्सन एहले पॉलीजीन्स, और इन्वायरमेंटल इफेक्ट जॉनसन। मैटरनल इफेक्ट क्या होता है, देखिए नॉर्मल क्या होता है, जब हम क्रॉस करते हैं तो फीमेल और मेल के बीच में जब हमने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो क्या होता है कि कभी कभी जो मतलब पेरेंट्स से फीमेल होता है ना, उसका जो इफेक्ट पड़ता है पूरे इनहेरिटेंस के सिनेरियो को बदल देता है। वो नॉर्मली क्या होता है कि भाई जो पॉलन होता है उसका इफेक्ट आता है, लेकिन जो माता है वो माता से क्या आता है भाई, फीमेल से क्या आता है, फीमेल से साइटोप्लाज्म भी आता है, और साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक पाए जाते हैं, उनमें डीएनए आपको पता है पाया जाता है। जब वो डीएनए हावी हो जाता है मेल वाले डीएनए पे तो उसको हम बोलते हैं मैटरनल, मतलब माता का इफेक्ट, मैटरनल इफेक्ट या फीमेल का इफेक्ट। तो इसको आगे चल के इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के रूप में भी स्टडी किया गया। साइटोप्लाज्मिक का मतलब समझ रहे हैं, जो केंद्रक, भाई केंद्रक में तो आपको पता है न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम में, तो वो तो इफेक्ट डालता है, लेकिन उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट करा है मैटरनल इफेक्ट यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये साइटोप्लाज्म में जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक में डीएनए है उसके द्वारा जो इफेक्ट आता है वो मैटरनल इफेक्ट को बोला जाता है। समझ गए भाई, फिर से समझ लो एक बार मैटरनल इफेक्ट को। जब हम ए और बी के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, ये मान लीजिए ये फीमेल है ये है मेल, तो इन दोनों के जब हम क्रॉस कराएंगे तो जो फीमेल है ना, इससे क्या होता है, इससे साइटोप्लाज्म भी आता है और केंद्रक भी आता है, दोनों आते हैं, न्यूक्लियस भी आता है। लेकिन यहाँ मेल से केवल न्यूक्लियस आता है। तो भाई जब भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो उसमें क्या होता है, माता का साइटोप्लाज्म होता है और केंद्रक दोनों से आता है, तो इसको हम बोलते हैं मैटरनल इफेक्ट। क्योंकि माता से आ रहा ना, तो उसमें उसका डीएनए प्रभावी हो गया, तो उसने अपना आनुवांशिक लक्षण दिखाया, तो उसको हम मैटरनल इफेक्ट बोलते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ एडिशनल चीजें जो थोड़ी सी रह गई थी तो मुझे याद आया तो मैं उसमें ऐड करता हूँ। जैसे ये कह रहे हैं कि लाइक मेंडल के जो पेपर थे, उन्होंने 2 पेपर अपने पब्लिश किए थे। तो सबसे पहले उन्होंने अपने जो पेपर थे रिजल्ट के रूप में प्रेजेंट किए थे। प्रेजेंट का मतलब जब रखे थे सबके सामने, तो वो किस सोसाइटी और किस मीटिंग में रखे और किस तारीख में रखे ये पूछा जाता है। तो कब प्रेजेंट किए थे, तो 8 फरवरी और 8 मार्च 1865 में। ये डेट जरूर याद रखना, 8 फरवरी 8 मार्च। पहला पेपर 8 फरवरी को 1865 में, दूसरा पेपर 8 मार्च 1865 को उन्होंने प्रेजेंट किया था। कौन सी मीटिंग थी, उस मीटिंग का नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून के सामने उन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया 1865 में। 2 डेट है, डेट याद कर लेना। पेपर का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स। पूरा नाम है एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो लेकिन एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स ये है, तो इसको याद रख लेना।
पेपर का उनका नाम था। अमेरिका और यूरोप की जो लाइब्रेरी थी उनमें उसको बांटा गया था, और एनुअल यानी वार्षिक प्रोसीडिंग में उनको पब्लिश किया गया था। पब्लिश कब किया गया था? देखिए, प्रेजेंट कर रहा था 1865 में, लेकिन पब्लिश कब किया गया? 1866 में। किस भाषा में पूछा था? जर्मन लैंग्वेज में। तो याद रखना, ये पूरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लास्ट में क्या है? मेंडल्स का जो वर्क था वो रीडिस्कवर्ड हुआ। मेंडल तो 1884 में खत्म हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद 16 साल का 1900 में तीन साइंटिस्ट थे। एक तो डिवरीज थे, ये हॉलैंड के थे। कॉरेंस शायद जर्मनी के होंगे, देख लेना एक बार। शर्मक, देश इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों साइंटिस्ट का नाम जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेंडल की मौत के बाद 16 साल के बाद 1900 में कौन से तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग रूप से मेंडल के नियमों को खोजा और बताया कि यार मेंडल तो यार उस समय यार सही थे। मतलब 16 साल के बाद बताइए, उनकी मौत के बता रहे हैं कि ये काम जो था मेंडल ने, यार नियम जो दिए थे बिल्कुल सही थे। मतलब इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है कि बाद में खोज हो गई उनकी, यार मेंडल तो बढ़िया था उस समय, तो यार इतनी लैब भी अच्छी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब भी मेंडल ने ये काम किया। तो उसमें एक साइंटिस्ट डिवरीज थे, ये वही हैं डिवरीज, फादर ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तन के पिता इनको बोला जाता है। कॉरेंस ये वही है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाले, और शर्मक तो पता ही है आपको, ये तीसरे वाले साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया था। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आपको याद होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए ऐसे ही।